क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग डिस्पाइट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क रिच नहीं हो पाते हैं, वाइल कुछ लोग कुछ एफर्ट्स के से ही रिच हो जाते हैं? कार्ल मार्क्स ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड हो सकता है कि इसके एक्सप्लेनेशन से बहुत लोग एग्री करेंगे एंड बहुत लोग नहीं करेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इनकी फ़िलॉसफी, इनके आइडियाज़ ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इन्हीं के आइडियाज़ को पढ़ेंगे जो कार्ल मार्क्स ने दिए हैं अपनी पॉलिटिकल थॉट में। उनकी जो थ्योरी है वो क्या बताती है इस सोसाइटी में, इस इनइक्वालिटी के बारे में, जो वेल्थ की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हर सोसाइटी में, जहाँ पर कुछ लोगों के पास इतनी वेल्थ होती है दैट इट सम्स अप टू द वेल्थ ऑफ ऑल द अदर्स कलेक्टिवली, वाइल कुछ लोगों के पास डिस्पाइट द हार्ड वर्क वेल्थ नहीं होती है। सो कार्ल मार्क्स ने उसके बारे में क्या कहा है, आज हम वही देखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और वाइडली रिकग्नाइज्ड एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने एक वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन था उसको क्रिटिक किया था। ये लास्ट ग्रेट क्रिटिक थे ऑफ द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। उनके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड थे और उनकी जो स्टडीज़ थी, उनकी जो थ्योरी थी, उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। और वो बिलीव करते थे प्रैक्सिस में। प्रैक्सिस होता है कि जहाँ आपके थॉट और एक्शन सेम हों, अनलाइक द प्रीवियस थ्योरीज जो एग्जिस्ट करती थी। मार्क्स का कहना था कि जो प्रीवियस थ्योरीज हैं वो सिर्फ बातें करती हैं, वो सिर्फ थॉट्स देती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, वैसा करेंगे तो अच्छा होगा। बट वो कहते थे कि एक्चुअल थ्योरी वो होती है जहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जो थॉट है हमारी, उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो ही बिलीव्ड इन प्रैक्टिस, जहाँ पर एक्शन इज़ इक्वल टू थॉट इज़ इक्वल टू एक्शन, जहाँ पर थॉट और एक्शन में सिमिलैरिटी है। आप जो बात कर रहे हैं वही आपके एक्शंस में शो हो रहा है। सो दैट एंड इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा था। मार्क्स अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स ने एक थ्योरी दी थी। सोशलिस्ट की जो थ्योरी थी वो साइंटिफिक थ्योरी थी, जहाँ पर वो बात करते थे अबाउट द बैलेंस बिटवीन थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर उनकी थॉट्स एक्शन में कन्वर्ट हो रही हैं, अनलाइक द प्रीवियस थिंकर्स जो सिर्फ कहते थे बल्कि करते कुछ नहीं थे। और जो प्रीवियस थिंकर्स थे, जो प्रीवियस यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स थे, जैसे ओवन फोरियर एंड सेंट साइमन, मार्क्स का कहना था कि ये जो है, इनकी जो सोशलिज्म की थ्योरी है वो यूटोपियन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात करते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि एक टाइम आएगा जहाँ सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, जहाँ पर सब इक्वल होंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। मार्क्स कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है अनटिल पीपल उसके लिए जो है कुछ खुद से ना खड़े हों, खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आएगी। एंड ही गोज़ फॉर द साइंटिफिक सोशलिज्म, जहाँ पर आप जो काम कह रहे हैं उसको करने की आपके पास फुल मेथडोलॉजी है। आप किस तरीके से सोसाइटी में सोशलिज़म को लाएंगे, किस तरीके से सोसाइटी में सोशलिज़म डेवलप होगा, ये सब आपके पास उसका एक प्लान है। वेल ओरिएंटेड तरीके से आप उसको जानते हैं, ना कि बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ही सेट कि जितने भी सोशलिस्ट थिंकर्स अभी तक आए हैं वो सिर्फ एक यूटोपिया में जी रहे हैं, जहाँ पर वो ये बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, एक टाइम आएगा जब सोशलिज़म आएगा सोसाइटी में। मार्क्स ऐसा नहीं सोचते थे। स्कॉलर्स ने मार्क्स को डिवाइड किया है बिटवीन द यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। जो ओल्ड मार्क्स हैं वो रेवोल्यूशनरी थे, ही वॉज मोर रेवोल्यूशनरी इन हिज थॉट। एंड जो यंग मार्क्स थे, ये थोड़े, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये बहुत ही ह्यूमनिस्ट थी। ये बात करते थे एलियनेशन के बारे में। इनकी व्यूज़ ह्यूमनिज्म पे ज़्यादा फोकस करती थी, एंड ही फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स लाइक एलियनेशन ऑफ इन द वर्क सिस्टम, लेबर किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही है, क्या उसकी परेशानियां हैं, ये इस बारे में बात करते थे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। यंग मार्क्स फोकस्ड ऑन एलियनेशन, ह्यूमन नेचर एंड मोरालिटी। वो बहुत ही ह्यूमनिज्म फोकस्ड था। वेयर एज ओल्ड मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म पर फोकस करते हैं और रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ही वॉज मोर रेवोल्यूशनरी इन हिज थॉट। एज ही ग्रू ओल्डर, उनकी थॉट्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरी हो गई थी। एंड
उनका जो मेन आइडिया था वो था ह्यूमन लिबरेशन का फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, जो प्रोडक्शन क्लास जो उनको कंट्रोल कर रही है बाकी लोगों को, उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना और इनइक्वालिटी से लिबरेट करना उनका मेन पर्पस था। पहले लोग सोचते थे कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो नेचुरल है, वो गॉड गिवन है। अगर कोई गरीब है, अगर किसी के पास रिसोर्सेज कम है तो वो इसलिए है क्योंकि ऐसा मानना था कि गॉड, ये उसको गॉड के द्वारा दिया गया है। बट मार्क्स कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो, और इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो नेचुरल नहीं है बल्कि ह्यूमंस ने उसको क्रिएट किया है। एंड सिंस इसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है सो इसको ह्यूमंस सॉल्व भी कर सकते हैं। और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यही कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया है। मार्क्स जो थे वो ऐसे आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे थे जो वर्कर क्लास को सपोर्ट करे। उनका ये मानना था कि जितनी भी प्रीवियस थ्योरीज़ रही हैं, जितने भी प्रीवियस आइडियोलॉजीज़ रही हैं, उनका फोकस मेनली एलीट क्लास पर है, वर्कर्स पर किसी का भी फोकस नहीं है। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसे आइडिया को डेवलप करना चाहते थे जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेटिव, जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उस पर फोकस करे, उनकी कंडीशन पर, पिटिएबल कंडीशन जो है उस पर फोकस करे और उनको उससे लिबरेट करने की बात करे। सो उन्होंने अपनी थ्योरीज़ में ऐसे आइडियाज़ दिए हैं जहाँ पर वो वर्कर्स की कंडीशंस को समझते हैं और उनको उस कंडीशन से बाहर निकालने के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं, एक ऐसा रेवोल्यूशन जहाँ पर उन्होंने जो बुर्जुआ क्लास थी, जो फ्यूडलिज़म क्लास थी, उसको रिमूव कर दिया है और मिडिल क्लास को पावर में लाया। तो ये कहते हैं कि ये जो है वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है जहाँ पर फ्यूडलिज़म को ख़त्म करके मिडिल क्लास पावर में आया है। बट एक सोशल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जहाँ पर जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास को हटाकर खुद पावर में आएगी। एक सोशल रेवोल्यूशन क्रिएट, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएगी, इक्वल सोसाइटी के बारे में बात की थी जहाँ पर सभी इक्वल हो, इगैलिटेरियनिज्म हो जहाँ पर। मार्क्स 3 अलग अलग देशों के बेस्ट आइडियाज़ के लिए जाने नहीं जाते, मतलब वो उनसे इंस्पायर थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जर्मन फ़िलॉसफ़ी में हीगल के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। हीगल का आइडिया था ऑफ द डायलेक्टिक्स, जहाँ पर बात करते हैं सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की। वी विल सी इट इन डिटेल इन अ बिट। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच से उन्होंने रेवोल्यूशन की जो स्पिरिट थी, वहाँ जो स्पिरिट रेवोल्यूशन की थी जिसमें फ्यूडलिज़म को ख़त्म करके मिडिल क्लास ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया था, वो उस आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और इंग्लिश इकोनॉमिस्ट से इंस्पायर थे जहाँ पर उन्होंने सीखा था कि कैपिटलिज़म किस तरीके से वर्क करता है, कैपिटलिज़म की वर्किंग किस तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं कैपिटलिज़म में कि वर्कर्स की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। सो ये आइडियाज़ उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से लिया था और अपनी थ्योरी में उसको मिक्स करके प्रेजेंट किया था। सो जर्मनी से ही अडॉप्टेड द आइडियाज़ ऑफ हीगल, जो डायलेक्टिक्स की बात करते हैं, और उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया था। फ्रांस से उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, जहाँ पर फ्यूडलिज़म को रिमूव करके मिडिल क्लास ने पावर गेन की थी, उसके बारे में बात करते हैं। एंड फ्रॉम द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ही लर्न द वर्किंग ऑफ द कैपिटलिज़म, वो कैपिटलिज़म की वर्किंग को जानकर ये समझते हैं, जानते हैं, एंड ये जानने की उससे ये वो समझते हैं कि किस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्या रीज़न है कि वर्कर्स डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड वो एक्सप्लॉइट होते ही जा रहे हैं। एंड विद द मिक्स ऑफ दीज उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। नाउ अब हम उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ हिज लाइफ। सो मार्क्स का जन्म 1818 में ट्रियर के एक जूइश फैमिली में हुआ था, विच वॉज़ अ वेरी नॉर्मल फैमिली। ही वॉज एक्सलेंट इन हिज स्टडीज़, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ को जल्दी मतलब अपनी PhD को उन्होंने जल्दी ख़त्म कर लिया था। एंड ही वॉज़ नॉट ओनली वेरी बुकिश, वो सिर्फ बुक पढ़ने में या फिर किताबी कीड़े नहीं थे, बल्कि वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ को भी समझने की कोशिश में ध्यान रखते थे। उसको भी एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, जब क्योंकि वो उन्होंने अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था पॉलिटिक्स में। एंड उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी ज्वाइन किया था, जो कि बाद में बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल आइडियाज़। जो उनके रेडिकल आइडियाज़ थे जिसकी वजह से उस न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं
पेरिस, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोudhon, बाकुनिन एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये जो है वो इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बनते हैं एंड ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज थ्योरी। एंजल्स उनके जो हैं वो क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वर्क कर रहा है और किस तरीके से वो वर्कर्स की कंडीशंस का कारण है। एंड स्पेशली इन इंग्लैंड 1845 में मार्क्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो वहाँ से ब्रुसेल्स चले जाते हैं और यहाँ पर मार्क्स और एंजल्स साथ में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं इन द 1848। सो ये जो है वो इन दोनों की बुक है जो कि इन्होंने साथ में लिखी है, को रिटन बुक है, जहाँ पर दोनों को ऑथर हैं। वो वहाँ के रेवोल्यूशन 1848 रेवोल्यूशन में पार्ट लेते हैं जिसकी वजह से उनको वहाँ भी निकाल दिया जाता है एंड ही मूव टू लंदन इन 1849। लंदन जो होता है वो उनका फाइनल बेस होता है जहाँ पर वो 1883 तक रहते हैं अंटिल ही डाइड। मार्क्स बिलीव करते थे कि जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक सोशलिज्म होना चाहिए। एंड ही आर्ग्यू, उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म जो ग्रो कर रहा है वो अपनी जो कब्र है वो खुद ही खोद रहा है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में है, जहाँ पर जो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में जो इनइक्वालिटी है, यही जो है वो उसके डिक्लाइन का कारण बनेगा। दैट वुड बी द रीज़न कि कैपिटलिज्म जो है वो एंड होगी। एंड ही प्रिडिक्टेड कि कैपिटलिज्म एंड होगी, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म जो है वो चलता ही जाएगा, इसका एंड निश्चित है, ऐसा उनका मानना था। और इसका जो कारण है वो कैपिटलिज्म में खुद है। एंड कारण क्या था? जो इनइक्वालिटी थी बिटवीन द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास, वही इसके डिक्लाइन का कारण होगी। Now here are some of the major works written by Marx: the Communist Manifesto, Das Kapital, the German Ideology, a contribution to the critique of political economy, economic and philosophic manuscripts of 1844। ये जो है वो यंग मार्क्स का वर्क है, दैट इज़ जहाँ पर इन्होंने अपनी एलियनेशन के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, मोरालिटी के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं। एंड इट वॉज फाउंड आफ्टर हिज डेथ, इस और उसको पब्लिश किया गया था बाय दिस नेम इन द ईयर 1840 आफ्टर हिज डेथ। इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ एंड इट, उसमें जो है वो आइडियाज़ हैं यंग मार्क्स के, जहाँ पर वो बात करते हैं एलियनेशन ऑफ लेबर्स की एंड ऑफ ह्यूमन नेचर की बात करते हैं एंड मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ह्यूमनिस्टिक हैं एंड दे आर नॉट वेरी रेवोल्यूशनरी। हमने देखा है कि किस तरीके से मार्क्स ने अपनी थ्योरी में डिफरेंट आइडियाज़ को इंक्लूड करके एक मिक्स बनाकर उसको हमें दिया था इन द फॉर्म ऑफ हिज थ्योरी। सो जो मेन इम्पैक्ट उन पर रहा था वो था हीगल का। हीगल को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्क्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज़ का रिफ्लेक्शन मार्क्स की थ्योरी में दिखता है। सो हम ये देखेंगे कि हीगल की थ्योरी क्या थी, हीगल ने किस बारे में बात की थी, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे उनके आइडियलिज़म के बारे में। हीगल का क्या कहना था आइडियलिज़म के? हीगल ने अपने आइडियाज़ के लिए हिस्ट्री के बड़े बड़े जो थिंकर्स रह चुके हैं उनसे इंस्पिरेशन ली थी। फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस से उन्होंने आइडिया लिया था ऑफ द डायलैक्टिक्स, जहाँ पर आप डिस्कशन और डेलिब्रेशन से एक डिफरेंट थ्योरी को बनाते हैं, एक कंक्लूजन पर आते हैं। एरिस्टोटल से उन्होंने आइडिया लिया था ऑफ द टीलियोलॉजी, दैट इज़ टीलियोलॉजी मीन्स जहाँ पर आप एंड की बात करते हो कि एंड क्या है। टीलियोलॉजी का मतलब ये है कि जहाँ पर आप ये मानते हैं कि हर चीज़ का एक फाइनल गोल है, एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है हर चीज़ का, दैट इज़ टीलियोलॉजी। सो ये जो आइडिया था वो उन्होंने एरिस्टोटल से लिया था और उन्होंने इन डिफरेंट आइडियाज़ को मिलाकर अपनी थ्योरी दी थी। उनका ये मानना था कि जो परमानेंट है, लाइक प्लेटो ने कहा था कि जो परमानेंट है वो है आइडिया ऑफ गुड, वैसे ही हीगल का मानना था कि जो भी परमानेंट है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई थिंग नहीं है, बल्कि आइडिया है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होती रहती है विद टाइम, बट जो आइडिया है वो हमेशा स्टेबल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एक टेबल एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो आइडिया है टेबल का
वो हमेशा सेम रहता है। जब भी एक टेबल के आइडिया के बारे में हम सोचते हैं तो वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ टेबल, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बनाते हैं इन आवर रियल लाइफ। सो जो टेबल एग्जिस्ट करती है वो चेंजिंग है, बट जो टेबल का आइडिया हमारे माइंड में है वो परमानेंट है। एंड जब उनका यही मानना था कि आइडिया जो है, आइडिया इज़ परमानेंट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। हीगल कहते थे कि फिज़िकल दुनिया की जो नॉलेज है वो अधूरी है और रिलेटिव है, क्योंकि हम गर्म इसलिए किसी चीज़ को हम गर्म इसलिए जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि ठंडा कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यही नहीं पता है कि ठंडा क्या होता है, व्हाट इज़ कोल्ड फेल्ट लाइक, तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि ये हॉट है। हम दोनों में डिफरेंस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम दोनों को जानते हैं विथ कंपेयरिंग टू ईच अदर। हम ठंडा को ठंडा इसलिए जानते हैं क्योंकि हमें गर्म पता है किस तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हैप्पी हैं ये हम तब जान पाते हैं क्योंकि हम सैड नहीं हैं। सो उनका ये मानना था कि जितनी भी हमारी नॉलेज है इस वर्ल्ड की, वो रिलेटिव है एक दूसरे से। अगर हम सैड हैं तो हम हैप्पीनेस के रिलेशन में उसको जान पा रहे हैं। हम हैप्पी नहीं है इसलिए हमें पता है कि हम सैड है। जो हैप्पीनेस में हम फील करते हैं वो हम फील नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट वी आर सैड। सो यही उनका मानना था कि जो सेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज हमें सेंसेस से मिलती है, वो रिलेटिव है एंड इम्परफेक्ट है। और उनकी जो फिलॉसफी थी वो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में थी, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ आइडिया। आइडिया जो है वही परमानेंट है, वही कांस्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो कहते थे कि आइडिया ही है जो डिराइव करता है हिस्ट्री को और सोशल चेंज को। उनका ये मानना था कि आइडिया से ही चेंज आता है सोसाइटी में। सब कुछ जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया से होता है। और जब वो ये कहते हैं कि जितने भी चेंजेस हैं वो आइडिया से होते हैं, उसका ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे दिमाग में कभी आइडिया आया होगा कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, एक आइडिया आया होगा, तब हमने रेवोल्यूशन किया है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम। जब हम उस अपने गोल पर पहुंच जाते हैं कि हम जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, हम उस रेवोल्यूशन के बाद जब वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि जो रिजीम हमने इस्टेब्लिश किया है उसमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोनार्की थी तो मोनार्की में लोगों को लगा कि जो राजा है वो बहुत ही तानाशाह हो रहा है, मनमानी कर रहा है, लोगों को किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं है। तो लोगों के पास आइडिया आया कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो वो इसको रेवोल्यूशन क्रिएट इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट करके एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो ये जो चेंज आया है मोनार्की से डेमोक्रेसी में, ये बिकॉज ऑफ अ आइडिया आया है। किसी के दिमाग में आइडिया आया था कि जो यहाँ पर मोनार्की में हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है एंड वी नीड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड तभी वो रिवोल्ट करके डेमोक्रेसी लाते हैं। सो यही हीगल का कहना था कि अगर सोसाइटी में चेंज हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, वो बिकॉज ऑफ आइडिया हो रही है, एंड आइडिया ही जो है वो परमानेंट है, कांस्टेंट है। आइडिया ही परफेक्ट नॉलेज है। अब हम देखते हैं हीगल के सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया पे, दैट इज़ डायलेक्टिक आइडियलिज्म। डायलेक्टिक आइडियलिज्म से हीगल का क्या कहना था, हम उसको देखें। डायलेक्टिक का सिंपल मीनिंग होता है, द वर्ड डायलेक्टिक सिंपली मीन्स डिस्कशन या डिबेट करना। सो हीगल ने ये आइडिया, हमें पता है सोक्रेटिस का आइडिया था अबाउट द डायलेक्टिक्स, जहाँ पर वो ये कहते थे कि अगर हमें ट्रू नॉलेज चाहिए तो वो डायलेक्टिक से मिलेगी। जब हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी हम ट्रू नॉलेज को अटेन कर पाएंगे। सो ये आइडिया सोक्रेटिस से इंस्पायर होकर हीगल ने अपनी थ्योरी में भी यूज़ किया है, जहाँ पर वो डायलेक्टिक आइडियलिज्म की बात करते हैं। डायलेक्टिक्स का मीनिंग होता है टू डिबेट एंड डिस्कस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। एंड अब ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कि आप पराठा खाना चाहते हैं, आप बिल्कुल देसी ऑथेंटिक पराठा खाने का मन है, बट आपका जो सिबलिंग है वो चाहता है कि आप जो आपका पराठा खाने का मन है वो है थीसिस, बट आपका जो भाई है या फिर आपका जो भी सिबलिंग है, भाई या बहन है, वो चाहता है कि वो पिज़्ज़ा खाए। सो दैट इज़ द एंटीथेसिस। आप बिल्कुल देसी ऑथेंटिक खाना चाहते हैं, वेयर एज ही वॉन्ट्स टू ईट वेस्टर्न, समथिंग नॉट इंडियन, देसी जो नहीं है। तो दैट इज़ एंटीथीसिस। सो इस थीसिस और एंटीथीसिस को आप
मिलाकर आप सोचते हैं कि व्हाई नॉट ट्राई समथिंग जिससे मेरा पराठा खाने का भी मन पूरा हो जाए और जो मेरी सिबलिंग है उसका पिज़्ज़ा खाने का भी मन पूरा हो जाए, एंड दैट क्रिएट्स फॉर एग्जांपल क्रिएट्स अ पिज़्ज़ा पराठा, अ न्यू डिश दैट इज़ पिज़्ज़ा पराठा। सो ये जो है वो सिंथेसिस हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज जब तक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिल जाता है, और इसी प्रोसेस को डायलेक्टिक आइडियलिज्म का एग्जाम कहा है हीगल्स ने। मार्क्स ने लेटर इस डायलेक्टिक आइडियलिज्म को यूज़ किया है, बट उसको कन्वर्ट कर दिया है मटीरियल डायलेक्टिक्स में, जहाँ पर वो हीगल का ये कहना था कि जो ये भी सिंथेसिस हो रहा है, एंटीथेसिस हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ हो रहा है। जो हमारे आइडियाज़ हैं उनकी वजह से ये प्रोसेस चल रही है। बट मार्क्स ने इसको लेटर ट्रांसफॉर्म करके बताया है कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, ये आइडियाज़ की वजह से नहीं हो रहे हैं बल्कि मटेरियल्स की वजह से हो रहे हैं। वो एक मटेरियल ट्विस्ट दे देते हैं उसको, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि जितने जो मटीरियलिज्म है, जो वेल्थ है, उसकी वजह से, जो डिफरेंस ऑफ वेल्थ है, जो डिफरेंस ऑफ मटेरियल है सोसाइटी में, उसकी वजह से ये क्रिएशन हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। और वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम उसका ऑपोजिट समझेंगे, दैट इज़ जब हम थीसिस का एंटी थीसिस समझ पाएंगे तभी हम उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लेजर को तभी जान पाएंगे जब हम पेन को जान पाएंगे। सो सपोज इफ़ प्लेजर इज़ द थीसिस, पेन जो है वो उसका एंटी थीसिस है। सो ये हम तभी बेटर समझ सकते हैं जब हम दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव में जानेंगे। हीट और कोल्ड को भी हम तभी जान सकते हैं जब हम गर्म को हम तब जब जान सकते हैं जब हम ठंडे को जानते हैं। ओके, नाउ जो हीगल ने एग्जाम्पल दिया था वो दिया था फैमिली का। वो कहते हैं कि जब एक इंडिविजुअल था तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे एक कंपेनियनशिप चाहिए अपनी नीड्स के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। सो ही फॉर्म्स अ फैमिली। सो वो जो फैमिली बनाता है यहाँ पर जो है वो, सो फैमिली जो है वो थीसिस है। अब वो फैमिली तो उसने बना ली, लेकिन एक फैमिली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। सो फिर उसने क्रिएट की एक सिविल सोसाइटी, एंड सिविल सोसाइटी जो है वो है एंटीथीसिस। सिविल सोसाइटी जो है वो एंटीथीसिस है, एंड इन दोनों को मिलाकर ही बनता है आपका स्टेट जो कि सिंथेसिस है। एंड दिस इज़ द फाइनल ट्रुथ। जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू हीगल वो फाइनल ट्रुथ है। एंड टेक एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे डेस्पोटिज्म है, फिर वहाँ से डेमोक्रेसी आई है, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की उसका उन्होंने सिंथेसिस बताया है। सो उनका ये कहना था कि जब आइडियाज़ क्लैश होते हैं, जब डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तभी कुछ न्यू इन्वेंट होता है, और ये तभी होता है जब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है। एंड मार्क्स ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, इसको चेंज करके इसमें मटेरियल का ट्विस्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि चेंजेस होते हैं, डेफिनेटली चेंजेस होते हैं, डिबेट और डिस्कशन भी होता है, लेकिन वो आइडियाज़ की वजह से नहीं होता है बल्कि मटेरियल की वजह से होता है। अब हम देखते हैं कि हीगल की फ़िलॉसफ़ी ऑफ हिस्ट्री क्या कहती है। सो हिस्ट्री जो है वो, हीगल जो हिस्ट्री को सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी या जो पहले इवेंट्स हुए हैं उसकी स्टोरी नहीं मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि वो एक कॉस्मिक जर्नी है, दैट इज़ वो गॉड का बनाया हुआ रास्ता है टू मूव अहेड। वो कहते थे कि अगर हम हिस्ट्री को जान रहे हैं, सो जो जनरेशन है, जो हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो एक्चुअली इसको मानते थे, और वो कहते थे कि हिस्ट्री जो है वो एक साइकिल में चलती है एंड वो इवेंचुअली रिपीट होती है। दैट इज़ हाउ हिस्ट्री वर्क्स। हीगल कहते थे कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक एब्सोल्यूट आइडिया पर चल रहा है, दैट इज़ एक, जैसे आप कह सकते हैं इसको, एक परम सच है, कोई एक परम सोच है, एक कोई आइडिया है जो एब्सोल्यूट है, उस पर वर्क कर रहा है, और ये जो आइडिया है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए चेंज हो रहा है ताकि एक पॉइंट पर वो सेल्फ रियलाइजेशन पर पहुंच सके। एंड जो हिस्ट्री है वो प्रोसेस है उस डेवलपमेंट का। हिस्ट्री जो है वो उस एब्सोल्यूट आइडिया का डेवलपमेंट है ताकि वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन पर पहुंच सके, और जो यूनिवर्स है वो डेवलप होता है थ्रू हिस्ट्री।
सो वो कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, एंड ही गिव्स 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो जो उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहला है इनऑर्गेनिक वर्ल्ड। ये वो वर्ल्ड है जहाँ पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल पत्थर है, मिट्टी है, ग्रॉस मैटर है। यहाँ पर कुछ कॉन्शियसनेस नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कुछ लिविंग नहीं था। सो यहाँ पर कॉन्शियसनेस नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था, सब ज़ीरो था। आइडिया जो है वो अपीयर हो रहा है लेकिन एज अ नॉन लिविंग मैटर, सो इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। फिर डेवलप होता है सेकेंड स्टेज में ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप होते हैं। सो ये जो है वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है वो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड का हायर स्टेज है। थर्ड स्टेज है ह्यूमन बीइंग्स का। इंसान का आना एक बड़ा चेंज था क्योंकि इंसान के पास रैशनैलिटी थी टू थिंक अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट कम द स्टेज ऑफ फैमिली, जो बेस्ड होती है ऑन लव, कॉपरेशन एंड यूनिटी। इंसान से मिलकर फैमिली बनी है। यहाँ सिर्फ रैशनैलिटी यूज़ नहीं हो रही है बल्कि लव और कॉपरेशन भी है। एंड फिर उसके बाद डेवलप होती है सिविल सोसाइटी। जब बहुत सारी फैमिलीज़ मिली तो सिविल सोसाइटी बनी। यहाँ लोग एक दूसरे पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस भी है। एक दूसरे के साथ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कॉपरेशन है। एंड देन कम्स द स्टेट, एंड ये जो है वो हाईएस्ट स्टेज है एंड रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट रीज़न को एंड मॉरल ऑर्डर को। यहाँ ये पूरी तरह से रैशनल और एथिकल है। सो स्टेट जो है वो हाईएस्ट ट्रुथ है अकॉर्डिंग टू हीगल, और वो कहते थे कि ये मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। दैट इज़ जो स्टेट है वो भगवान का दूसरा रूप है पृथ्वी पर। एंड स्टेट को मानना जो है लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट शुड बी फॉलोड इन एवरी कंडीशन। हीगल की जो फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है वो थोड़ी थोड़ी क्रिश्चियन टीचिंग जैसी है। जैसे क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि दुनिया गॉड की मर्ज़ी से एक फ़िक्स पैटर्न में चल रही है, वैसे ही हीगल ने बताया है कि हिस्ट्री जो है वो गॉड के गाइडेंस के अंडर रीज़न का खुलना है। वो जो 6 स्टेजेस उन्होंने दी हैं उनका ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं स्टेजेस में हो सकती है। ये फिक्स स्टेजेस हैं, देयर इज़ नो अदर डेवलपमेंट पाथ जिससे स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है, हम अपने हाईएस्ट ट्रुथ तक रीच कर सकते हैं। सो हीगल के लिए हिस्ट्री का गोल है फ्रीडम। जब स्पिरिट स्टेट तक पहुंचती है, दैट इज़ जब रीज़न स्टेट तक पहुंचती है, तब उसे समझ आता है कि वो फ्री हो चुकी है। इसीलिए स्टेट को उन्होंने हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट रीज़न बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो फाइनली जो रीज़न है, जो एब्सोल्यूट आइडिया है, वो अपने गोल पर पहुँच चुका है। दैट वॉज हिज आइडिया ऑफ हिस्ट्री। Each stage is better and more developed than the previous one. The state is the highest and most perfect stage of human development, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो रीच कर जाते हैं हम इसलिए। ओके, अब हम बात करते हैं हीगल की थ्योरी ऑफ स्टेट की। हीगल के लिए स्टेट कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं था या कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि उनके लिए स्टेट जो है वो एक धरती पर जो भगवान का रूप था। ही सेड कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, क्योंकि स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट आइडिया को रीच कर जाता है, वो परफेक्ट ट्रूथ है, वो फाइनल सिंथेसिस है ऑफ द एवरी थीसिस एंड एंटी थीसिस जो अभी तक रहे हैं। हीगल ने कहा है कि व्हाट इज़ रैशनल इज़ रियल एंड व्हाट इज़ रियल इज़ रैशनल। ओके, इसका सिंपल मतलब ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक लॉजिक है, और जो लॉजिक सही है वही असलियत में। उनका ये कहना था कि जो कोई भी चीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे एक लॉजिक है, एंड जो सही लॉजिक है वो एग्जिस्ट करता है। एंड सिंस स्टेट जो है वो अपने हाईएस्ट लॉजिक को रीच कर जाता है, हाईएस्ट रीज़न को पहुंच जाता है, सो दैट इज़ वाई स्टेट इज़ परफेक्ट। उन्होंने बताया है कि स्टेट जो है वो फाइनल सिंथेसिस है ऑफ एवरी थीसिस एंड एंटी थीसिस एग्जिस्टिंग, एंड जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म की प्रोसेस में जो स्टेट डेवलप हुआ है वो फाइनल स्टेज, फाइनल ट्रूथ है। हीगल ने स्टेट को डिवाइन माना है और उनके अकॉर्डिंग स्टेट बिल्कुल एब्सोल्यूट है और वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। स्टेट के ऊपर कुछ भी नहीं है।
उनका ये कहना था कि हम लोग स्टेट के लिए बने हैं, जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए बना है, बल्कि स्टेट हमारे लिए नहीं बना है। एंड जो स्टेट है वो प्रायर है टू द इंडिविजुअल। हम स्टेट को ऊपर रखेंगे, अबव द इंडिविजुअल। जब हम प्रायोरिटी लिस्ट में बात करते हैं तो स्टेट इज़ अबव द इंडिविजुअल। वो 3 स्टेजेस बताते हैं जिसमें स्टेट की डेवलपमेंट होती है। दैट इज़, सबसे पहले फैमिली होती है जो कि लव एंड इमोशंस पर बेस्ड होती है, बट ये कॉम्प्लेक्स नीड्स को पूरा नहीं कर पाती है, जिससे बनती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, बट पीपल compete बट ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। एंड स्टेट जो है वो फाइनल स्टेज है जहाँ पर जो दोनों का कंबाइन करके जो कॉमन गुड बनता है वो यहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, फैमिली जो है वो होती है पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म। दैट इज पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म। सो यहाँ पर इसका ये मतलब है, एल्ट्रुइज्म मीन्स जब हम किसी और का इंटरेस्ट अपने से पहले रखते हैं। पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फैमिली, अपने जो हमें प्रिय हैं, हमारे खास हैं, उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो दैट इज़ फैमिली पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म। फिर आती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो है वो शो करती है यूनिवर्सल ईगोइज्म। यहाँ पर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सिविल सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। एंड वो यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि सभी लोग मिलकर अपने ईगो को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए सिविल सोसाइटी का क्रिएशन करते हैं। एंड स्टेट जो है वो है आपका यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। यहाँ पर सब कॉमन गुड की बात कर रहे हैं। लोग जो हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को वैल्यू दे रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। जो हिस्ट्री, जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हो रही है वो इन स्टेजेस में हो रही है। दैट इज़, सबसे पहले होता है इंडिविजुअल जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, दैट इज़ पर्टिकुलर ईगोइज्म। फिर जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकल के एक फैमिली बनाता है तो वो उनका इंटरेस्ट भी ध्यान में रखता है, दैट बिकम्स पर्टिकुलर एल्ट्रुइज्म। पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। देन जब वो बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर एक सिविल सोसाइटी क्रिएट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, सो इट बिकम्स यूनिवर्सल ईगोइज्म। ईगोइज्म इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट, सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रही हैं। एंड देन कम्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जहाँ पर सभी फैमिलीज़ जो है वो सबके सेल्फ इंटरेस्ट, एक कॉमन गुड के बारे में सोच रही हैं, एंड दैट इज़ यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। सो ये है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जहाँ से स्टेट डेवलप होता है। स्टेट जो है वो डिवाइन ओरिजिन है, ये एंड इन इटसेल्फ है और टूल नहीं है इंडिविजुअल का। स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू हीगल इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के लिए काम करता है। स्टेट इंडिविजुअल के लिए नहीं बना है, बल्कि इंडिविजुअल स्टेट के लिए बना है। स्टेट इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल, दैट इज़ स्टेट इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल। स्टेट जो है वो प्रायर है टू द इंडिविजुअल। स्टेट कभी गलत नहीं हो सकता है और उसको पता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। हीगल कहते थे कि जितने भी राइट्स हैं वो स्टेट से आ रहे हैं, एंड पीपल के पास कोई राइट्स नहीं है अगेंस्ट इट, क्योंकि जो आपको राइट्स दे रहा है वो अपने खिलाफ कभी आपको राइट्स नहीं देगा। सिंपल सी बात है। उनका ये कहना था कि स्टेट जो है वो हमें सारे राइट्स दे सकता है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो फाइनल ट्रुथ है, फाइनल सिंथेसिस है। और ट्रू फ्रीडम का मीनिंग होता है लॉज को फॉलो करना। हीगल जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं राइट टू अपोज और रेजिस्ट द स्टेट। वो कोई भी ऐसा राइट सपोर्ट नहीं करते हैं जो स्टेट की अथॉरिटी को कम करे या उसके रूल को क्वेश्चन करे। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्टेट। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे मार्क्स की थ्योरी को। हीगल की थ्योरी को समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मार्क्स थ्योरी मोर इन अ मोर बेटर वे। बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प करेगा ये हमें
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। पार्ट 2 में हम मार्क्स की थ्योरी को देखेंगे एंड उनके क्या आइडियाज़ हैं, वो किस तरीके से बताते हैं कि वर्कर की क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए वर्कर्स को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this. Please do like, share and subscribe to the channel for more such videos. Bye bye.